नमस्कार, आप सभी को इजी टेक अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है संयोजकता और रासायनिक बंध। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके पास में लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, आरआरबी जेई है, सीनियर सेक्शन है, डी ग्रुप है, एसआई आरपीएफ है, कांस्टेबल है। इन सभी में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, उन सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे, साथ में ही उनका जो कंसेप्ट बनता है उनकी बात करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपके पास बोर्ड पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता 3 है? कौन से तत्व है जिनकी संयोजकता कितनी है? 3 है। तो देखो, आपके पास में संयोजकता का मतलब उसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, या उसके बाह्यतम कोश में, देखो जब भी किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन्स हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स त्यागते हैं। तो 1 होगा तो उसकी +1 संयोजकता, 2 होगा तो +2 संयोजकता, और 3 होगा तो +3 संयोजकता, ठीक है। हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हीलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स है जबकि वो गैस है। अगली अगर हम बात करें आपसे कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो हर परमाणु चाहता है, ये त्याग्या क्यों? हर परमाणु चाहता है कि मेरा अष्टक क्या हो, कंप्लीट हो। तो वो इतने इलेक्ट्रॉन्स, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन 7 लेने की बजाय वो 1 त्याग देगा, 6 लेने की बजाय वो 2 त्याग देगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो अगली अगर हम बात करें 4 है तो वो 4 त्यागे तो प्लस संयोजकता हो जाएगी, और 4 ग्रहण करेगा तो माइनस संयोजकता हो जाएगी। अगर आपसे बोले कि आपके पास में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि जैसे नाइट्रोजन है, तो उनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। तो वो 8 अष्टक कंप्लीट करना चाहता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी अदर परमाणु से ले तो उनकी संयोजकता क्या हो जाएगी? -3। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो उनकी संयोजकता हो जाएगी -2। अगर आपके पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी संयोजकता हो जाएगी -1। अगर 8 है तो उसकी संयोजकता हो जाएगी 0। अब अगली अगर आप बात करें आप नॉर्मली, तो आप देखना कभी भी ऊपर अगर आवर्त सारणी देखते हो, तो आवर्त सारणी में जो ये पहला आवर्त है, यानी कि ये H है हाइड्रोजन वाले, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या होती है? +1। दूसरे अगर हम बात करें तो जैसे अपने पास में मैग्नीशियम वाला बनता है, तो इनके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी संयोजकता क्या होती है? 2। तीसरा अगर हम बात करें आपसे, तो तीसरी संयोजकता कौन सी होते हैं? यानी कि एल्यूमिनियम वाला होता है, जिनकी संयोजकता कितनी होगी? +3। चौथा अगर हम बात करें तो चौथा क्या है? कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम वाला है, जिनकी संयोजकता +-4 होती है। अगला अगर आपसे बात करें इससे अगले का, तो इससे आगे आपके पास में कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन वाली फैमिली हो जाएगी, जिनकी नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, एंटीमनी, बिस्मिथ, वो सभी, उनकी सभी की संयोजकता क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगी, जैसे नाइट्रोजन वाला था। अगली अगर हम बात करें आपसे, तो ये देखो, नाइट्रोजन वाला है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, बिस्मिथ है, ठीक है, एंटीमनी है। इनकी सबके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाती है? -3 संयोजकता हो जाती है। इससे आगे जो है आपके पास में ऑक्सीजन वाला है, तो उनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 6 इलेक्ट्रॉन्स के बाह्यतम कोश में, तो -2 हो जाएगा। उसके बाद में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला है, तो उनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी संयोजकता -1 हो जाती है। और लास्ट में जो एक्री गैस वाला है, तो उनकी संयोजकता हमेशा 0 होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा कि संयोजकता 3 किसकी है, तो देखो ये कार्बन है, कार्बन 6। अगर मैं बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 2p सॉरी 2, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये इसके बाह्यतम कोश में, तो इसकी संयोजकता क्या है? +-4, यानी कि 4 संयोजकता होगी, ठीक है। ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरोगे आप 2 भरोगे, फिर 8 भरोगे, फिर कितना भरोगे? 3। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3। तो इसका राइट आंसर रहेगा एल्यूमिनियम। सल्फर, सल्फर का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है आपके पास में? सल्फर का परमाणु क्रमांक होगा 16, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 हो गया, 8 हो गया, और ये लास्ट में कितना हुए? 6। तो इसकी संयोजकता -2 होती है, यानी कि 2, ठीक है। अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है,
तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स पर होंगे 2, 8 और 2, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। तो इसका राइट आंसर है एल्यूमिनियम, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन अगर बात करें तो देखो एक बार एक ये नोटिस भी करना कि इस टॉपिक से 2022 में मैंने तो अभी कम क्वेश्चन लिए हैं, 30-35 क्वेश्चन लिए 22 वाले, बाकी डी ग्रुप में 32 क्वेश्चन आए हुए हैं 22 के पेपरों में। तो ऑब्वियसली ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 18 में लोको पायलट में भी खूब आए हुए हैं, 18 के बाद में अभी वैकेंसी है। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखते हुए करना है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, यानी कि 18 और 22 वाले में, 21-22 में। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करना। यानी कि कई स्टूडेंट बोलते हैं मैम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सभी देते हैं, आप खुद से भी अनुमान लगा सकते हो कि कौन से टॉपिक से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो वही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देखो अगली अगर हम बात करें, कार्बनिक कार्बन यौगिक का गलनांक आयनिक यौगिक की तुलना में कम क्यों होता है? देखो आयनिक यौगिक का गलनांक हमेशा उच्च होता है, और कार्बनिक यौगिक का गलनांक हमेशा क्या रहेगा? निम्न रहेगा। गलनांक हमेशा क्या रहेगा? कम रहेगा, निम्न रहेगा। तो इसका रीजन क्यों होता है? क्योंकि आयनिक आबंधों की उपस्थिति के कारण नहीं, अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल के कारण। अणुओं के बीच क्षीण बल, बहुत ही कम दुर्बल आकर्षण बल के कारण ये रीजन होता है कि कार्बनिक यौगिक का गलनांक आयनिक यौगिक की तुलना में क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी है सहसंयोजक आबंधों की उपस्थिति के कारण नहीं, अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? बी इसका राइट आंसर। अगले अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? समूह 17 के तत्व की संयोजकता क्या होगी? देखो यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 17 है आवर्त सारणी में वर्ग, तो यहाँ पे इनकी संयोजकता -1 रहती है, यानी कि उसको साइन लेके 1 मानोगे। ठीक है, इनकी संयोजकता क्या होगी? 0 होगी। तो देखो 17 में कौन कौन से होते हैं भैया? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। और इसमें 18 में कौन कौन से होते हैं अभी? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जियोन है, रेडॉन है। ठीक है, तो कितनी संयोजकता होगी? 1 संयोजकता होगी। और संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 7 होंगे। संयोजकता -1, यानी कि उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये संयोजकता आवर्त के अकॉर्डिंग भी, तुम आवर्त सारणी तुम्हें आती है तो बाकी के सभी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि उनको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आवर्त में रखे गए हैं, संयोजकता के आकार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? 2 भी नहीं रहेगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। 1, 5 भी नहीं है और 8 भी नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कहता है कि नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 अणु बनाने में भाग लेता है? देखो नाइट्रोजन कितने 7 पर है, तो N2 अणु बनाएगा। तो देखो ये है, ये K कोष है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भर गए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 2 और कितना होगा? 5 होगा। और दूसरा कौन सा है? ये K है और ये क्या है? L। तो ये ही सोचा करेगा, ये चाहता है कि मेरे 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? कंप्लीट हो। जैसे मान बात करें कि दूसरा, अगर हम दूसरा कोई भी परमाणु लाते हैं तो वो इस वाले कोष से क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? एल कोष। कौन सा रहेगा? एल, यानी कि एल इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। सहसंयोजी यौगिक विद्युत और ऊष्मा के क्या बोला इसने? क्या होगा? कुचालक होगा। ये सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः कौन से गुणधर्म को प्रदर्शित नहीं करते? तो ये गुणधर्म तो है इसमें, ये इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करते हैं। हाँ, सहसंयोजी यौगिक इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से बनते हैं। ठीक है, ये सामान्यतः आयन नहीं बनाते हैं, सामान्यतः ये आयन भी क्या नहीं करते हैं? नहीं बनाते हैं।
ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते, कार्बनिक विलायक में ये घुलते नहीं है, तो डी इसका गलत है। तो ये ही इसका राइट आंसर बोला जाएगा। उसने बोला है कि गुणधर्म को प्रदर्शित नहीं करता। देखो सहसयोजी, जैसे मानो कि मेरे पास में सिलिकॉन है, तो ये जो बंध बन रहे हैं ये कौन से बंध है? सहसयोजी बंध है। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स का साझा कर रखा है, इनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपसरी में क्या कर रखा है? साझा कर रखा है। ये टूटेंगे तो विद्युत का क्या रहेगा? चालक रहेगा। अगर आप तापमान 0 देते हो तब तो ये कुचालक है, लेकिन आपने इसका तापमान या ऊर्जा बढ़ा दी तो ये चालक होगा। तो देखो ये विद्युत और उष्मा का क्या हो गया? विद्युत और उष्मा का क्या हो गया? कुचालक हो गया। तापमान 0 केल्विन है जब तो ये कैसे काम करते हैं? कुचालक की तरह, इनका कोई बंध नहीं टूटेगा। लेकिन यदि यहाँ कंडीशन दे दे तापमान बढ़ा के, तो ये क्या हो जाएंगे? चालक हो जाएंगे, क्योंकि बंध टूट जाएंगे, युग्म बन जाएगा। दूसरा, यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का साझा कर रखा है, दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। ये सामान्यतः आयन नहीं बनाते। आयन कहाँ बनाएंगे? जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का साझा कर रखा है, टूट ही नहीं रहे, ठीक है, तो ये क्या नहीं करेंगे? आयन नहीं बनाएंगे। आयन कब बनता है? जैसे मानो कि NaCl है, आपने इसको गर्म किया तो आपके पास में Na+ और Cl क्या बन जाएगा? माइनस में। लेकिन इन्होंने तो इलेक्ट्रॉन्स का साझा कर रखा है और तापमान इन्होंने कोई दे नहीं रखा, तो अपन सामान्य तापमान 0 केल्विन मान के चलते हैं या सामान्य कंडीशन मान के चलते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? डी इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी कंडीशनें फॉलो करती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसयोजी आबंधों की संख्या कितनी होती है? देखो नाइट्रोजन है तो इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 5 हो गए। तो ये क्या करे? कितने बंध बनाए? मानो कि कोई इसने 3 बंध और बना दे तो ये क्या हो गया? 8 हो गया। ये H से जोड़ दिया मानो, ठीक है। तो आपके पास में कितने आबंधों की जरूरत होती है? 3 की और जरूरत होती है, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणु के द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है? देखो प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन है, तो ये 3 है। प्रोपेन दे रखा है तो सिंगल बंध है। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी है इसमें? और इसने बोला है कि प्रोपेन अणु, ये आपके पास में प्रोपेन है भैया 3, H कितना हो गया आपके पास में? 8, ठीक है, ये प्रोपेन है। तो इसने 3 कार्बन परमाणु द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणु के साथ कुल कितने बंध इलेक्ट्रॉन से साझेदारी, देखो कितने की है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि राइट कितने की है? 8 की है। ए इसका राइट आंसर है, ना ही 6 ना ही 4 और ना ही 2, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अगला क्वेश्चन कहता है कि कार्बन परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की कुल कितनी होती है संख्या? देखो कार्बन 6 12 यानी कि 6 क्या परमाणु क्रमांक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भरोगे 1s2 2s2 2p2। तो देखो बाह्यतम कोश ये है, तो आपके पास में इसके इलेक्ट्रॉन्स 2 और कितना है? 6। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास में? 4। कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में? 4 है। देखो 2 और 2 क्या है? ये 4 है। टोटल 6 है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं, लेकिन उसको भरोगे क्या? 2 और 4। और इससे पूछ सकता है ये कार्बन कौन से कोष में है? तो देखो ये कोष कौन सा है? ये परमाणु संरचना के आधार पे भरोगे तो ये आपके पास में कार्बन, ये कार्बन का है। तो ये K है, ये L है, तो L कोष आ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका राइट आंसर है डी, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन अन्य तत्व के साथ परबल बंध बनाता है, निम्न में से कौन से दिए गए कथन का सही व्याख्या करता है? कौन सा है जो सही व्याख्या करेगा? कार्बन नाभिक अपने बड़े आकार के कारण इलेक्ट्रॉन से साझा युग्मों का दुर्बल पकड़ रखता है। यानी कि इसने बोला कि कार्बन नाभिक से अपने बड़े आकार थोड़ी होते, कार्बन का छोटा आकार होता है,
के कारण इलेक्ट्रॉन्स के साझा युग्मों को दुर्बल से पकड़ कर रखता है, आगे का तो सही है। दूसरा ऑप्शन है कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉन्स के साझा युग्मों को प्रबलता से पकड़ता है, यानी कि ये इसका बी इसका क्या है, राइट आंसर है। तीसरा है कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉन्स को साझा युग्मों को ये दुर्बलता नहीं आएगा, प्रबलता से पकड़ता है, यानी कि इसलिए ये भी गलत है। कार्बन नाभिक अपने बड़े आकार के कारण इलेक्ट्रॉन से साझा युग्मों को प्रबलता से पकड़ता है, यहाँ बड़ा नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, छोटा आएगा, तो ये भी गलत है। तो इसका बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कार्बन यौगिकों में आमतौर पर डैश डैश कौन सा बंध नहीं पाया जाता है, कौन सा बंध नहीं पाया जाता है कार्बनिक यौगिकों में। देखो कार्बनिक यौगिक है, मानो कि मेरे पास में ये वाला कार्बनिक यौगिक है C4, तो देखो इनमें ये बंध भी पाया जाता है कार्बनिक यौगिक में, तो देखो ये बंध हो गया, त्रिआबंध पाया जाता है। दूसरा एकल बंध भी पाया जाता है, ठीक है। आयनिक बंध नहीं पाया जाता क्योंकि आयनों में नहीं टूटता, तो बी इसका राइट आंसर है। एकल बंध भी पाया जाता है और द्विबंध भी पाया जाता है, ठीक है, यानी कि द्विबंध भी क्या होता है, पाया जाता है, यानी कि त्रिआबंध, एकल बंध और द्विआबंध पाया जाता है, जबकि कौन सा नहीं पाया जाता, आयनिक बंध नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इनका नाम होता है एल्कीन, एल्काइन, एल्केन। जो कार्बनिक रासायनिक होता है उनमें ये बहुत काम आते हैं, बेंजीन वगैरह बनाते हैं वहां पे, ठीक है, सिग्मा पाई बंध भी बनते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अणु में केवल एकल बंध पाया जाता है। देखो इसमें देखो एकल बंध क्यों नहीं पाया जाएगा, आपने 2 ऑक्सीजन 2 लगा दिए, यानी कि एक और एक ये, ठीक है। O2 में कितना हो जाएगा आपके पास में, CH4 में देखो एकल बंध है ये, और N2 में कितना हो जाएंगे, 3 बंध हो जाएंगे। तो एकल बंध किस में है, केवल C में एकल बंध है, बाकी में देखो इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है। तो आपके पास राइट आंसर कौन सा रहेगा, C इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करता है। देखो जो ये आवर्त सारणी का चौथा ग्रुप है, आवर्त सारणी के जो चौथे ग्रुप के तत्व हैं, फोर्थ ग्रुप के जो तत्व है वो सभी सिलिकॉन के समान है, और ये अर्धचालक भी कहलाते हैं, ध्यान रखना। इनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये ग्रुप अर्धचालकों का होता है, अर्धचालक कहलाते हैं, जिसमें कुचालक और चालक दोनों के गुण क्या होते हैं, विद्वान होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और भी होता है, रेडियो एक्टिव वगैरह पदार्थ होते हैं इसमें। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, क्लोरीन और ब्रोमीन नहीं, ये आपके पास में 17वें वर्ग के तत्व हैं, और इनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी संयोजकता 1 होती है, ठीक है, ठीक है। कार्बन और ये कौन से हैं, 4th वर्ग है, इनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्लस माइनस 4 संयोजकता होती है, तो बी इसका राइट आंसर है। सोडियम और हाइड्रोजन फर्स्ट वर्ग के हैं, इनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी संयोजकता +1 होती है। Mg के पोटेशियम और Mg आपके पास में कौन सा वर्ग हो जाएगा ये भैया, फर्स्ट, और यानी कि ये सेकंड, और यहाँ पे आपके पास में बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी 2 संयोजकता होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी इसका राइट आंसर होगा, और ये अर्धचालकों का ग्रुप भी कहा जाता है। अगली अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स का साझेदारी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में देखो एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन कितने का साझा करेगा भैया, 1 के यानी कि 2 का, कितने इलेक्ट्रॉन्स का साझा करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का साझा करेगा। देखो ये बॉन्ड बना रखा है, कार्बन के बाह्यतम कोश में भैया ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है,
तो जब आप इसके पास जाओगे, इस ऑक्सीजन के पास में, तो ये आपको कहेगा कि भैया ये बंध बना लेते हैं और ये बोलते हैं कि मैं तो स्थायी तत्व में हूं। ठीक है, तो ये बंध बना लेते हैं और ये बोलते हैं कि भाई मैं तो स्थायी तत्व में हूं। जब इसके पास में जाओगे तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है एक साथ, ये दो इलेक्ट्रॉन्स और ये दो इलेक्ट्रॉन्स, ये यहां से घूम के यहां आ जाएगा और ये यहां से घूम के मैं यहां कर दूं, ये आपस में साझा कर लेते हैं। ये एक इससे बना लेता है, एक इससे बना लेता है। ठीक है, ये आपस में क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का साझा किया, दो ऑक्सीजन के किए, ठीक है, कार्बन से एक कार्बन के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, दो इसका राइट आंसर रहेगा, 4 3 और 1 नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है। बताओ इसमें से कौन सा है जो आयनिक यौगिक नहीं। देखो, कैल्शियम +2Cl- टूट गया आयनिक यौगिक। Na+ गर्म करते हो तो Cl-, Mg+2Cl-, ठीक है। CO2 क्या है, गैस है, गैस है ये भैया। तो इसमें कौन सा नहीं है, आयनिक यौगिक नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर है। डी इसका क्या है, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, कार्बन सिलिकॉन की तुलना में अधिक श्रृंखलन प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है, बताओ। सिलिकॉन की तुलना कार्बन के बड़े आकार, कार्बन छोटा आकार का होता है, कार्बन है ना छोटे आकार का होता है, बड़े आकार के कारण कार्बन कार्बन बंध, सिलिकॉन सिलिकॉन बंध से दुर्बल होता है, गलत बात है। सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के छोटे आकार होने के कारण कार्बन कार्बन बंध सिलिकॉन सिलिकॉन बंध से क्या होता है, दुर्बल। यहाँ पे दुर्बल नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, प्रबल आएगा, तो ये क्या है, गलत हो गया। सिलिकॉन की तुलना में कार्बन छोटे आकार के होने के कारण कार्बन बंध सिलिकॉन बंध से प्रबल हो, छोटा, जितना छोटा आकार होगा उसमें नाभिक की पकड़ उतनी ज्यादा होगी, जितना छोटा आकार होगा उसमें नाभिक की पकड़ क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, तो वो इतना ही प्रबल बंध बनाएगा। तो इसका सी इसका राइट आंसर है। अगला है, सिलिकॉन की तुलना में कार्बन बड़े नहीं छोटे, इसलिए ये भी क्या है आपके पास में गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कहता है, आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, बताओ। आयनिक यौगिक ठोस एवं गलित दोनों अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। नहीं भैया, गलित अवस्था में करता है किंतु ठोस में नहीं करता, तो ये क्या ठोस में नहीं करेगा, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है, हाँ सही बात है, किंतु ठोस अवस्था में नहीं करता, ये भी सही है, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। आयनिक यौगिक ठोस एवं गलित दोनों अवस्था में विद्युत का कुचालक नहीं, गलित में चालक है और ठोस में क्या है, कुचालक है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करता है किंतु गलित नहीं, उल्टा हो गया, यहाँ पे गलित आएगा और वहां पे क्या हो जाएगा, ठोस की जगह, गलित की जगह क्या आ जाएगा, ठोस, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस में सहसंयोजी बंध नहीं है। देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 ये आयनिक बंध है, Mg+2Cl-, यानी कि इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड में आयनिक सहसंयोजी बंध नहीं है, आयनिक बंध है। इसमें कौन सा बंध है, आयनिक बंध है। दूसरा, अमोनिया में NH ये आयनिक सहसंयोजी बंध है, साझा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का, ये क्या है आपके पास में, सहसंयोजी बंध है। O2 भी क्या है आपके पास में, सहसंयोजी बंध है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी में इन तीनों में क्या है आपके पास में, सहसंयोजी बंध है, कोवलेंट बॉन्ड है, और अर्धचालकों में भी सहसंयोजी बंध ही बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, N2 के अणु में होता है नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच आयनिक बंध। नहीं भैया, नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच
देखो नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच एकल बंध नहीं होगा भाई, ये कितना बंध है, 3 बंध है, तो 13 बंध होगा, त्रिबंध होगा। नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच दोहरा बंध नहीं, नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच तिहरा यानी कि 3 बंध, 3 ही है, 1 2 3, तो ये इसका राइट आंसर है, डी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस यौगिक में केवल एक कार्बन कार्बन एकल आबंध होता है। देखो ब्यूटेन में, निम्न किस यौगिक में केवल एक कार्बन यानी कि 2 कार्बन होने चाहिए, ठीक है, एकल बंध हो गया, और ये क्या हो जाएगा एच एच, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, इसको एथेन कहते हैं, क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। तो ब्यूटेन में भी नहीं, एथ राइट आंसर है, प्रोपेन में भी नहीं, पेंटेन में भी नहीं। ब्यूटेन में 4 होते हैं, प्रोपेन में 3 होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनमें कार्बन की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे एक बोला तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन से आबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणु के बीच बनते हैं। हाइड्रोजन बंध नहीं, ये हाइड्रोजन बंध तो वंडरवाल बंध भी कहलाता है, बहुत दुर्बल बंध होते हैं, तो ये नहीं है। आयनिक आबंध ये भी नहीं है, उच्च क्वथनांक वगैरह के होते हैं, ठोस होते हैं, तो ये भी नहीं है। समन्वय सहसंयोजी आबंध, समन्वय सहसंयोजी आबंध ये भी नहीं है। सहसंयोजी आबंध राइट आंसर है। सहसंयोजी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का साझा करके बना हुआ बंध कौन सा कहलाएगा, सहसंयोजी बंध, तो इसका डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, साइक्लोहेक्सेन में सी बंध और CH बंध कितने होते हैं, इस प्रकार से कुल कितनी सहसंयोजी बंध होते हैं। देखो साइक्लोहेक्सेन यानी कि 6 कार्बन लगा दो, कितने कार्बन लगा दो, एक देखो बेंजीन जैसी संरचना बन गई। आप इसको सीखने की कोशिश करो भैया, ठीक है। देखो कार्बन के कितने बंध होते हैं, 4, तो यहाँ पे 4 बंध पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और 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 एक हाइड्रोजन ये। देखो अब सभी की संयोजकता कंप्लीट है, 4 बंध बनाएगा, कार्बन बन गया। अब अगर मैं बात करूं इस डायग्राम का, तो ये नाम है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये डायग्राम का। अब यहाँ पे अगर हम काउंटिंग करें तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18। तो टोटल कितने हुए, कुल कितने हुए, कुल कितने हुए, 18 हो गया। तो देखो इसमें ये दो तो ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन से देखो तो कुल 18 है। अब इसमें कार्बन कार्बन के कितने हैं, तो देखो एक कार्बन कार्बन की अगर मैं बात करूं तो देखो कार्बन कार्बन के कितने हैं आपके पास में, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, कार्बन वाले 6 हैं कार्बन कार्बन के बीच, और तो 6 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने हो जाएंगे, 12। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, 6 12, बी इसका राइट आंसर रहेगा, बी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आयनिक यौगिकों के गुण धर्मों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। इसने गलत बोलना है आयनिक यौगिक के गुण धर्मों के बारे में। देखो फर्स्ट, आयनिक यौगिकों को सामान्यतः भंगुर होते हैं और ये दाब आरोपित किए जाने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, ये राइट है भैया, ये क्या है, राइट है। और इसने पूछा है गलत, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। दूसरा, आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, हाँ होते हैं, और ठोस भी होता है, ध्यान रखना। तो ये सही है कथन तो, लेकिन इसने गलत पूछा तो इसलिए गलत। विद्युत सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः जल में विलयन तथा पेट्रोल में अविलयन होते हैं, तो ये भी क्या है आपके पास में, सही है, लेकिन ये गलत माना जाएगा।
आंसर गलत माना जाएगा क्योंकि उसने गलत पूछा है। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्बल आकर्षण बल होने की वजह से आयनिक यौगिक ठोस होते नहीं भैया। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा आपके पास में, कौन सा रहेगा, डी इसका। ये गुण धर्म नहीं है आयनिक बंधों में और वही पूछा है गलत, तो ये गलत है वैसे और ये इसका आंसर माना जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारित को निर्णायक भूमि निभाता है। देखो बाह्यतम कोष होगा ना, जैसे ये दो है तो ये बाह्यतम लास्ट का कोष है जिसको संयोजी कोष बोलते हैं, भारी कोष बोलते हैं, वही भूमिका निभाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट, सबसे आंतरिक कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं भैया, एल कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या ये भी नहीं, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या राइट है, सी इसका राइट है, के कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या ये भी नहीं, क्योंकि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। उनसे ये ज्ञात करते हैं कि परमाणु को इलेक्ट्रॉन्स कितने की आवश्यकता है या कितना ग्रहण करें या कितना त्यागें अष्टक बनाने के लिए। ठीक है, और बाह्यतम कोष को संयोजी कोष कहते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, उसकी सहायता से परमाणु की संयोजकता ज्ञात करते हैं। और अगर उसके ऊपर जो खाली पड़े हुए कोष होते हैं वो चालन कोष कहलाते हैं। मानो इसके ऊपर खाली पड़े हुए कोष है तो ये चालन कोष होते हैं और इसकी सहायता से परमाणु की चालकता ज्ञात करते हैं। और एनर्जी स्टेट पे करो तो ये कंडक्शन बैंड और ये क्या होता है, बैलेंस बैंड होता है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, बेंजीन में मौजूद द्वितीयक आबंध की संख्या कितनी है। देखो ये बेंजीन आकृति है, ये सी है। अगर मैं यहाँ पे, इसने दो की बोला है एक छोड़ एक, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 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 एक हाइड्रोजन। अब इन सभी को देखो तो चार हो गए, यानी कि बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। ठीक है, तो बेंजीन मौजूद दिक 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 मतलब दो, एक दो और तीन, यानी कि एक दो और तीन, कितनी संख्या है, तीन है। कितनी है, तीन, बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एकल कार्बनिक परमाणु में कितने बंध होते हैं। अकेला कार्बन परमाणु में चार बंध होंगे भैया, कितने होंगे, चार। तो एक भी नहीं, तीन भी नहीं, यानी कि सी आंसर है चार, यानी कि डी भी नहीं, दो भी नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करें, इनमें से किन दो तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है। भाई इसमें दो तत्व है, ये वर्ग 17 के हैं और इनके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनकी संयोजकता क्या होती है, एक होती है। ठीक है, ये नाइट्रोजन, इनकी संयोजकता -3 और कार्बन की +-4, तो ये भी नहीं है, ए इसका राइट है। एच में एक और ये क्या है, दो है, यानी कि संयोजकता 0, तो ये भी नहीं है। बोरेन भी नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा है, ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस यौगिक में 7 सहसंयोजक आबंध है। भैया 7 किस में बनेंगे, एथ, एथेन का कितना होता है भैया, 7 सहसंयोजक आबंध है। देखो एथ, मेथ, कौन सा रहेगा 7 में, यानी कि ये रहेगा एथेन, सॉरी 2 और ये 6, और ये रहेगा 1 और 4, CH4। ब्यूटेन में क्या हो जाएगा, प्रोपेन में कितना हो जाएगा, C4, यानी कि C4 में कितने हो जाएंगे आपके पास में, ये है आपके पास में, ये सभी की संरचनाएं हैं। अगर 4 है तो आपके पास में क्या हो जाएगा भैया, C4 है तो ये कितना हो गया, C12, H12, सॉरी H क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे एथेन में रहेगा 7, यानी कि C कितने बंद हुए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो किस में रहेगा, एथेन में रहेगा, ए इसका राइट आंसर है।
ए इसका क्या है, राइट आंसर है। जब भी तुम्हें एथ, मेथ, ब्यूट, प्रोपॉन दे दे तो उसका आप सूत्र भी निकाल सकते हो, C बराबर में N और H बराबर में 2N। C बराबर में N और H बराबर में प्लस में क्या हो जाएगा, आपके पास में इसका फॉर्मूला बनाओगे 4 यानी कि 2, आप इसका भी फॉर्मूला बना सकते हो, C4 है। और यहाँ पे H कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी कि +2। इस फॉर्मूले से आप कार्बन बना सकते हो, CnH2n, यानी कि किसी एक में रख के देख लोगे, सभी में सेटिस्फाइड हो गया। C4 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, C4 और H कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी कि 10 हो जाएगा। मानो C3 है तो H कितना हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है डैश डैश की वजह से आयनिक यौगिकों के गलनांक और कप्तांक अत्यधिक होते हैं। अत्यधिक क्यों होते हैं भैया, कि दुर्बल अंतर आणविक आकर्षण भंग करने के लिए ऊर्जा की थोड़ी मात्रा, थोड़ी नहीं यहाँ पे ज्यादा मात्रा होगी या बड़ी मात्रा होगी, तो ये ऑप्शन गलत है। दुर्बल अंतर आणविक आकर्षण भंग करने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता, दुर्बल नहीं होगा, यहाँ पे क्या रहेगा, परबल रहेगा। ठीक है, परबल आंतरिक आकर्षण बल को भंग करने के लिए ऊर्जा की थोड़ी नहीं, यहाँ पे क्या रहेगी, ज्यादा यानी कि अधिक मात्रा, इसलिए ये भी गलत है। परबल अंतर आणविक आकर्षण भंग करने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा, तो ये दोनों सही है, ये परबल भी है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, विद्युत संयोजी यौगिक में विद्युत चालन प्रदर्शित करता है, किसमें करता है भाई, ठोस में नहीं, पेट्रोल में भी नहीं, केरोसिन में भी नहीं, गलित अवस्था में करता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से आयनिक यौगिक का गुण कौन सा है। देखो आयनिक यौगिक क्या होगा भाई, कौन सा है, यानी कि ये ढलवा और नरम होता नहीं, आयनिक यौगिक हमेशा ठोस होता है, तो ये गलत है। ये सहसंयोजिक आबंध प्रदर्शित करता नहीं, ये आयनिक बंध आबंध को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इनका गलनांक और क्वथनांक कुछ होता है, ये राइट है। ये केरोसिन में घुलनशील है, ये भी गलत है, यानी कि सी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, कौन सा गुण नहीं है जो आयनिक यौगिक का है, पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील, ये भी सही है। आयनिक यौगिक कम गलनांक और क्वथनांक, ये कम नहीं होगा, ये कैसा रहेगा, उच्च रहेगा, तो ये क्या है आपके पास में गलत है, और ये इसका राइट आंसर है। ठोस और मजबूत होते, ये बात सही है, उच्च गलनांक और क्वथनांक होते, ये भी क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, उसने पूछा है गुण नहीं है, तो कौन सा रहेगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि ग्रेफाइट परमाणु में सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है। देखो भाई ये ग्रेफाइट होता है, ये इस प्रकार की आकृति होती है, बेंजीन जैसी होती है, ध्यान रखना, ये इस प्रकार की आकृति किसकी होती है, ग्रेफाइट की होती है। चलो ग्रेफाइट में कौन से कितने बंद होते हैं भाई, 4 होते हैं, वो डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, बड़े परमाणु वाले तत्वों में बने बंद होते हैं, भैया जितना बड़ा होगा उसमें नाभिक की पकड़ उतनी ही कम होगी, इसलिए वो बहुत ही कमजोर, बहुत ही दुर्बल, बहुत ही वीक, वेरी वीक बंद होते हैं बड़े परमाणु में। तो देखो बहुत कमजोर राइट आंसर है, ए इसका राइट आंसर है, कमजोर नहीं, बहुत मजबूत नहीं और मजबूत भी नहीं है, ए इसका क्या रहेगा, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत डैश डैश द्वारा मजबूत द्वारा जुड़े हुए होते हैं, कौन सा बने भैया, विद्युत स्थितिक बल है, राइट आंसर है, यही आयनिकों का है, चुंबकीय बल नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं, विद्युत बलों में भी नहीं, ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या है,
देखो ये बेंजीन संरचना है, ठीक है। अगर ये करें तो जहां पे दो, देखो ये बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर तो यही है, ये जो कोने हैं इन पर क्या लगा है, कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एच, ठीक है, यहाँ पे एक, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो ये रो और ये क्या हो गया, पाई। और सिंगल बॉन्ड है तो आपके पास में क्या रहेगा, रो। अब बताओ, काउंटिंग कर लो, इसमें 3 पाई हैं और कितने बंद हैं आपके पास में, 1 2, यहां से काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बंद कौन से हैं, सिग्मा बंद है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, 12 और 3, ए इसका राइट है, 3 6 9 3 बी नहीं। इससे अगला क्वेश्चन है, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है। देखो NH3 में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी यहाँ पे, और H की संयोजकता, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में कितनी होगी, 3 होगी नाइट्रोजन की संयोजकता, तो 3 रहेगी, इसका राइट आंसर है। अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वह तत्व जिसके अणुओं के बीच से 3 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका एक उदाहरण है, सिलिकॉन, तांबा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जितना ग्रुप है उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, त्यागता है, तो उसकी संयोजकता +3 होती है, यानी कि 3 होती है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। देखो सिलिकॉन में कितना होगा भाई, 2 8 4, बाह्यतम कोश में 4 रहेंगे और 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तांबा, कॉपर, यानी कि कॉपर में कितना है, 29 है, तो आपके पास में 2 8 10 18 कितना हो जाएगा भैया, 28, 28 और 1 यानी कि, ठीक है, 2, ठीक है। जर्मेनियम, जर्मेनियम में वापस आपके पास में कितना हो जाएगा, 2 8 18, ठीक है, और वापिस से 4, ठीक है। एल्यूमिनियम में कितना हो जाएगा आपके पास में, 2 8 और 3, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से त्रिसंयोजिक टेट्रावैलेंट तत्व कौन है, जो आवर्त सारणी का कौन सा ग्रुप है, 3rd ग्रुप है। जिसमें कौन कौन सा होता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक है। इनके सभी के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और इनकी संयोजकता भी कितनी होती है, 3। तो कौन कौन से है, बोरॉन, इंडियम, एल्यूमिनियम, उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी आएगा, बोरॉन भी, इंडियम भी है और एल्यूमिनियम है। और ये एक प्रकार की अशुद्धियां होती है, जो अशुद्धि के रूप में इस ग्रुप के तत्व को मिलाया जाता है अर्धचालकों में, तो वहां पे आपको जर्नेट होता है, वो पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन्स है। फास्फोरस कितना है, परमाणु क्रमांक 15। तो इसमें देखो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे, फिर कितने भर दिए आपने, 8 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए नियम के अकॉर्डिंग, फिर कितने बचे, 5। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ये कौन से है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका राइट आंसर है डी, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, NH4 2 और SO4 के एक अणु में कितने परमाणु हैं। देखो NH4 2 SO4, देखो यहाँ पे N कितने हो गए भैया, 2, H कितने हो गए, 4 दूनी 8, 8 H हो गए, S कितना है, 1, और ऑक्सीजन कितना है, 4। काउंटिंग करो, 10 10 और 1 11, 11 और 1 4, 15, 15 इसका राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है, यानी कि इस अणु में 15 परमाणु है।
तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। देखो इसने बोला कि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2, तो ये संयोजकता ऐसे एक दूसरे के निहित चल जाती है। जब अभिक्रिया बुलाते तो एल्यूमिनियम की क्या हो जाएगा आपके पास में 2 और O3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एल्यूमिनियम 2 और O3। डी इसका राइट आंसर है। ए बी और सी क्या है, गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कहता है Al2O3 में एल्यूमिनियम की संयोजकता। आपको पता है एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होगी, 3, और O की संयोजकता होगी 2, तो 3 संयोजकता होगी एल्यूमिनियम की। तो इसका राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। देखो ये CO2 है, तो कार्बन की संयोजकता यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे C4 है और O कितना है, 2 है। इनको अगर एक साथ लिखते हो तो क्या आता है आपके पास में, C2 और O क्या आता है, 4। ये दोनों में अनुपात में 2:4, तो हम क्या कर सकते हैं 1:2 लिख सकते हैं, तो CO2 लिख सकते हैं इसको। तो कितना होगा भाई इसका राइट आंसर, कार्बन के संयोजकता कितनी होगी, यानी कि 4 होगी। ठीक है। अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्राय धनावेशित तत्व की संयोजकता। देखो जो धनावेशित होता है वो 1, 2 या 3, बस केवल हीलियम को छोड़ना है। हीलियम के बाद हम तो 2 है, लेकिन वो क्या है, गैस है। तो ये किसका है भैया, धनावेशित के लिए, धनावेशित के लिए। और ऋण आवेश के कितना करना है, 5, 6, 7। ये किसके लिए है, ऋण आवेश के लिए। 4 भी इसी में आ जाता है। ठीक है, तो कौन सा रहेगा, 1, 2, 3, 0 वाला नहीं, 4, 3, 2 भी नहीं, ये भी नहीं, 1, 2, 3 इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्षमता क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है भैया। परमाणुकता नहीं, अणुभारता भी नहीं, सामान्यता भी नहीं, संयोजकता राइट आंसर है। डी इसका राइट आंसर है। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना। जय हिंद, जय भारत।